हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जेडी एजुकेशनल पॉइंट। यहाँ पे आज हम लोग मैथ्स की एक टॉपिक नंबर सिस्टम के बारे में चर्चा करेंगे। आखिर नंबर सिस्टम होती क्या है, नंबर बोलते किसको है, नंबर को कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है, इन सारे चीज़ों को हम लोग बारी बारी से डिटेल से चर्चा करेंगे। तो जैसा कि आप लोग को दिख पा रहा होगा स्क्रीन में, नंबर को कितने वर्गों में विभाजित किया गया है, नंबर कैसे कैसे विभाजित हुआ है। तो हम लोग एक एक करके बारी बारी से पूरे डिटेल से इनके बारे में जानने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग नंबर के बारे में जानते हैं। नंबर क्या होती है? संख्या। तो गाइस, नंबर के बारे में अगर हम बात की जाए तो नंबर गणित की सबसे छोटी इकाई है। क्या है? गणित की सबसे छोटी इकाई। अगर हम बात करें दूसरे सब्जेक्ट का, जैसे दूसरे विषय का, हिंदी हो गया, अंग्रेजी हो गया, तो हिंदी की सबसे छोटी इकाई हम लोग जानते हैं वर्ण कहलाता है, वर्णमाला कहलाता है। बस उसी प्रकार मैथ की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? तो संख्या कहलाती है। तो संख्या का उदाहरण अगर जानना चाहेंगे तो 0, 1, 2, 3 इत्यादि बहुत सारे नंबर हैं जो क्या कहलाती है? संख्या कहलाती है। फिर संख्या को दो वर्गों में विभाजित किया गया है। कितने वर्गों में? दो में, जिसमें से पहला क्या है? वास्तविक संख्या, और दूसरा अवास्तविक संख्या। फिर वास्तविक संख्या को दो वर्गों में विभाजित किया गया है, जिनमें से पहला है परिमेय संख्या, दूसरा अपरिमेय संख्या। और इस प्रकार फिर क्या किया गया है? तो परिमेय संख्या को तीन वर्गों में विभाजित किया गया है। कितने वर्ग में? तीन वर्ग में। जैसा कि आपको दिख पा रहा होगा कि पहला में प्राकृतिक संख्या, दूसरा में पूर्ण संख्या और तीसरा में पूर्णांक संख्या। फिर प्राकृतिक संख्या को दो वर्गों में विभाजित किया गया है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, पहला भाज्य संख्या, दूसरा अभाज्य संख्या। फिर पूर्ण संख्या को भी दो वर्गों में विभाजित किया गया है, पहला सम संख्या और दूसरा विषम संख्या। और इस प्रकार ही पूर्णांक संख्या को भी दो वर्गों में विभाजित किया गया है, जिसमें से पहला है धनात्मक संख्या और ऋणात्मक संख्या। तो बच्चों, आज हम लोग बारी बारी से इन सारे चीजों के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। और सबसे पहले अगर जानने का प्रयास करते हैं तो नंबर होती क्या है, नंबर किसको बोलते हैं। तो अभी अभी हम बताए थे कि नंबर किसको बोलते हैं। तो नंबर गणित की सबसे छोटी इकाई को कहते हैं। किसको कहते हैं? गणित की सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं? नंबर। नंबर कहाँ से शुरुआत होती है? तो जीरो से शुरुआत होती है और अनंत तक जाती है। तो नंबर के बारे में इतना इतना ही जानना काफी है, क्योंकि यही है नंबर की परिभाषा। नंबर कोई भी पूछे, किसी प्रकार का भी प्रश्न पूछे नंबर से, तो बोलना है कि नंबर बोलते किसको है? तो गणित की सबसे छोटी इकाई को हम लोग नंबर बोलते हैं। फिर आती है नंबर को दो वर्गों में विभाजित किया गया, जिसमें से वास्तविक संख्या है और दूसरा अवास्तविक। अब जानना है हम लोग को वास्तविक संख्या आखिर होती क्या है। वास्तविक संख्या क्या होती है? वास्तविक संख्या के बारे में हम लोग क्या करेंगे? चर्चा करेंगे। वास्तविक संख्या, इसको इंग्लिश में बोलते हैं रियल नंबर। क्या बोलते हैं? रियल नंबर। इसके अंग्रेजी नाम से ही पता चल रहा है कि रियल का मतलब होता है जो वास्तविक है, जो दिख रहा है, जिसको हम लोग प्रमाण दे सकते हैं। जैसे दो, दो का मतलब होता है अगर कोई वस्तु हम दो सेम चीज को दो दो बार लाते हैं तो क्या कहलाती है? दो। यानी उसको हम प्रमाण दे सकते हैं, उस वस्तु के बारे में हम दिखा सकते हैं कि मेरे पास कितनी वस्तुएं, तो दो वस्तुएं, है ना। उसी प्रकार तीन, चार, ये सारे वस्तु क्या है? ये सारे नंबर क्या कहलाएगी? संख्याएं। तो वास्तविक संख्या कहलाएगी। तो बच्चों, वास्तविक संख्या के बारे में कोई अगर पूछे, परिभाषा पूछे या जानने का प्रयास कोई करे, तो क्या बताना है कि वैसे संख्या है जिनको हम लोग प्रमाण दे सकते हैं, सिद्ध कर सकते हैं, जिसको हम लोग देख पाते हैं, वैसे संख्या क्या बोलेंगे? वास्तविक संख्या। फिर आती है वो अवास्तविक संख्या। अवास्तविक संख्या के बारे में चर्चा की जाए तो अवास्तविक संख्या किसको बोलेंगे? तो अवास्तविक संख्या का अंग्रेजी में बोलते हैं इमेजिनरी नंबर। क्या? इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर। तो इमेजिनरी नंबर का मतलब क्या होता है? इमेज का मतलब तो आप लोग को पता होगा। इमेज का मतलब क्या होता है? फोटो। यानी जो चित्र होती है वो, तो चित्र को सिर्फ हम लोग देख सकते हैं, आभास कर सकते हैं, उसके बारे में क्या कर सकते हैं? महसूस कर सकते हैं, लेकिन उसको हम लोग कभी टच नहीं कर सकते हैं। आप लोग देखा होगा कि मिरर के सामने जब हम लोग जाते हैं तो हम लोग का फेस दिखाई पड़ता है। फेस में क्या करते हैं हम लोग? फेस को सिर्फ देख पाते हैं कि हमारा फेस इस तरह से दिख रहा है, लेकिन कभी उसको टच नहीं कर पाते हैं। अगर जब हम मिरर को छूने का
टच भी करते हैं, अपना फेस को टच करने की कोशिश भी करते हैं, तो मिरर को हम लोग टच कर लेते हैं, क्योंकि वो क्या करते हैं, हम लोग मिरर में अपना फेस को तो देख रहे हैं लेकिन सिर्फ क्या कर रहे हैं, महसूस कर रहे हैं। उसी प्रकार अवास्तविक संख्या भी है। अवास्तविक संख्या किसको बोलेंगे? तो अवास्तविक संख्या वैसी संख्या जिनको हम लोग महसूस कर सकते हैं, सिर्फ कल्पना कर सकते हैं, वैसी संख्या क्या बोलेंगे? अवास्तविक संख्या। जैसे उदाहरण में हम ले लेते हैं, उदाहरण इनका देखा जाए तो 5x हो सकता है, क्योंकि 5x क्यों अवास्तविक संख्या हो सकता है? तो 5 तो यहाँ पे दिख रहा है कि ये क्या है, तो ये है वास्तविक संख्या, लेकिन इसके साथ जो x हमारा आया है, तो x का मान कोई भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है। मान लेते हैं कि मेरे अनुसार वो 0 आ रहा है, किसी दूसरे के अनुसार 1 आ रहा है ना। अलग अलग लोगों के अनुसार, अलग अलग मानसिक योग्यता के अनुसार, वो अपने सोचने की क्षमता के अनुसार वो अपनी पसंद की संख्या को मान ले रहा है। तो ये क्या है, अगर हम x का मान 0 रखते हैं तो यानी इसका संख्या 50 आ रहा है। अगर x का मान 1 रखते हैं तो 51 आ रहा है। तो देखिए ये जो मान है, ये संख्या सोचने की क्षमता के अनुसार या मान रखने के अनुसार, x का मान रखने के अनुसार बदलते जा रहा है। मतलब जिस इसका मान क्या है, फिक्स नहीं है। सिर्फ हम लोग क्या कर सकते हैं, इमेजिन कर सकते हैं, कल्पना कर सकते हैं कि मेरे अनुसार ये हो सकता है, आपके अनुसार ये हो सकता है। तो अवास्तविक संख्या के बारे में कोई पूछेगा तो क्या बोलना है? अवास्तविक संख्या। तो अवास्तविक संख्या वैसी संख्या जो कहते हैं जिसको हम लोग सिर्फ कल्पना करते हैं। इसको हम लोग आगे चल के हायर क्लास में पढ़ेंगे, जिसका क्लास 11 में जिक्र किया गया है, और उसको अवास्तविक संख्या का एक स्पेशल चैप्टर बनाया गया जिसका नाम है कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या है? कॉम्प्लेक्स नंबर। इसके अंतर्गत हम लोग अवास्तविक संख्या का गहराई से चर्चा करेंगे आगे चलकर। तो अभी सिर्फ इतना ही हम लोग जानते हैं कि अवास्तविक संख्या होती क्या है। तो वैसी संख्या जिनको हम लोग सिर्फ कल्पना कर सकते हैं, जिनको हम लोग कोई सिद्ध नहीं कर सकते, प्रमाण नहीं दे सकते हैं, वैसी संख्या क्या बोलेंगे? अवास्तविक संख्या। फिर हम लोग को अगला आता है कि वास्तविक संख्या को कितने वर्ग में विभाजित किया गया है? तो 2 वर्गों में। कितने वर्ग में? 2 वर्ग में, जिसमें से पहला है परिमेय संख्या, दूसरा अपरिमेय। परिमेय संख्या के बारे में अगर हम जानने का प्रयास करते हैं तो परिमेय संख्या किसको बोलेंगे? तो परिमेय संख्या के बारे में अगर चर्चा की जाए तो परिमेय संख्या वैसी संख्या को बोलेंगे जिसको अंश बट्टा हर के रूप में लिखा जा सकता हो। इसको बोलेंगे जिसको अंश बट्टा हर के रूप में लिखा जा सकता हो। जैसे उदाहरण के लिए अगर हम लेते हैं, उदाहरण के लिए अगर लेते हैं कि 3/4, 6/7, तो ये अंश बट्टा हर के रूप में है, तो इसको हम क्या बोल सकते हैं? परिमेय संख्या बोल सकते हैं। और इसमें परिमेय संख्या का एक कंडीशन रहता है कि हर बराबर 0 शून्य नहीं होना चाहिए, शून्य नहीं होना चाहिए। अगर कोई संख्या के नीचे यानी हर के जगह में शून्य हो जाता है, जैसे अगर हम उदाहरण में ले लेते हैं कि 0/5, 0/5 ये अंश में 0 है, लेकिन अगर कोई संख्या के किसी संख्या के हर में अगर 0 आ जाता है, जैसे 3/0, तो ये क्या हो जाएगा? ये परिमेय संख्या नहीं कहलाए। क्यों? क्योंकि इसका मान क्या हो जाता है? अपरिभाषित हो जाएगा। अपरिभाषित मतलब इसके बारे में जानकारी नहीं है, मतलब इसको कोई वैल्यू नहीं है, इसका मान नहीं है। तो अगर कोई संख्या के नीचे 0 आ जाता है तो अपरिमेय संख्या हो जाएगा, परिमेय संख्या नहीं कहलाएगा। तो परिमेय संख्या के बारे में इतना ही जानना है। कोई अगर परिभाषा पूछे या कोई पूछे कि परिमेय संख्या किसको बोलते हैं, तो क्या बताना कि वैसे संख्याएं या वे सारी संख्याएं जिनको हम p/q यानी अंश बट्टा हर के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, वैसे संख्या क्या बोलेंगे? परिमेय संख्या। जहाँ पे हर बराबर शून्य नहीं होना चाहिए, हर का मान कभी शून्य नहीं होना चाहिए, तो वैसे संख्या क्या बोलेंगे? परिमेय संख्या। फिर हम लोग जानने का प्रयास करेंगे अपरिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या जैसे कि हम लोग जानते हैं उसी का उल्टा होता है अपरिमेय संख्या। तो अपरिमेय संख्या किसको बोलेंगे? तो वैसे संख्याएं जिनको हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, उसको क्या बोलेंगे? अपरिमेय संख्या। जैसे हम लोग जानने का प्रयास करेंगे इसका उदाहरण से मतलब जितनी भी रूट संख्याएं हैं, अधिकांश रूट संख्या क्या होती है? तो अपरिमेय संख्या होती है। क्योंकि जैसे √3 ले ली, √5 ले लियो, √7 ले लियो, ये क्या हो जाएगी? ये अपरिमेय संख्या। क्यों? क्योंकि इसको हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते, क्योंकि अगर इसका मान अगर हम निकालना चाहेंगे, इसका मान पॉइंट में आएगा। क्या में आएगा? पॉइंट में आएगा। तो पॉइंट में आएगा तो क्या हो जाएगा? ये पूर्ण संख्या नहीं कहलाएगी, एक वास्तविक संख्या नहीं कहलाएगी, क्योंकि इसका मान क्या है?
दशमलव में आ रही है। इसलिए ये जितने भी रूट में आती है संख्याएं जो पूर्ण वर्ग नहीं है वैसे संख्याएं क्या कहलाएगी, तो अपरिमेय संख्या कहलाएगी। जैसे अगर रूट 4 के बारे में, तो ये किसी का पूर्ण वर्ग है। रूट 4 क्या है? रूट 4 क्या है? किसी का पूर्ण वर्ग है, तो ये परिमेय संख्या कहलाएगी। लेकिन जो संख्या किसी का पूर्ण वर्ग नहीं है वो संख्या क्या कहलाएगी? अगर रूट के अंदर है तो वो संख्या अपरिमेय संख्या कहलाएगी। तो उम्मीद है कि आप लोग को परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या समझ में आ गया है। आगे अब हम लोग बढ़ते हैं। परिमेय संख्या को फिर आगे 3 वर्गों में विभाजित किया गया, जैसा कि आप लोग को स्क्रीन में दिख रहा होगा कि परिमेय संख्या को प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या और पूर्णांक संख्या में विभाजित किया गया है। अब हम लोग बारी बारी से एक एक करके जानकारी लेते हैं कि पूर्ण संख्या किसको बोलते हैं, प्राकृत संख्या किसको बोलते हैं, पूर्णांक संख्या किसको बोलते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या बोलते किसको है? तो प्राकृत संख्या गिनती की संख्या को बोलते हैं। अगर कोई पूछेगा तो इसको हम लोग साफ साफ सीधे तौर पे बोल सकते हैं कि प्राकृत संख्या वे सारे संख्या को बोलते हैं जिनकी शुरुआत 1 से होती है। इसको दूसरा तरीका से बोल सकते हैं कि गिनती की संख्या को भी हम लोग क्या बोल सकते हैं? प्राकृत संख्या बोल सकते हैं। गिनती की शुरुआत कहाँ से होती है? तो 1 से होती है। तो गिनती की संख्या को क्या बोल सकते हैं? प्राकृत संख्या बोल सकते हैं। कोई अगर परिभाषा पूछे तो क्या बोलना है कि वे सारी संख्याएं जिनकी शुरुआत 1 से होती है उसको क्या बोलेंगे? प्राकृत संख्या बोलेंगे। तो फिर प्राकृत संख्या समझ में आ गया। अगला है हम लोग को पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या किसको बोलेंगे? तो प्राकृत संख्या अगर हमको पता है तो पूर्ण संख्या में ज्यादा अंतर नहीं है। प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या का ही रूप है। सिर्फ इसमें चेंजेस क्या आता है कि इनकी शुरुआत 0 से होती है। 0, 1, 2, 3 ये होती है पूर्ण संख्या। क्या होती है? पूर्ण संख्या। लेकिन प्राकृत संख्या कहाँ से होती है? प्राकृत संख्या होती है 1 से शुरुआत, लेकिन पूर्ण संख्या कहाँ से होती है? 0 से। यही थोड़ा सा इन दोनों में अंतर है कि पूर्ण संख्या होती है 0 से शुरू और प्राकृत संख्या 1 से शुरुआत होती है। तो समझ में आ गया पूर्ण प्राकृत संख्या और पूर्ण संख्या। अब आते हैं हम लोग पूर्णांक संख्या। आखिर पूर्णांक संख्या होती क्या है इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो पूर्णांक संख्या हम लोग बोलते हैं वे सारी संख्याओं का समूह जिसमें धनात्मक और ऋणात्मक दोनों शामिल होते हैं, वैसे संख्या क्या बोलेंगे? पूर्णांक संख्या। जैसे -3 हो गया, -2, -8, +7, +8 ये क्या हो जाएगी? तो ये पूरा क्या कहलाएगी? तो पूर्णांक संख्या कहलाएगी। जिसमें माइनस को भी रखा गया है, ऋणात्मक को भी और धनात्मक को भी, जिसमें धनात्मक और ऋणात्मक दोनों शामिल है वैसे संख्या क्या बोलेंगे? पूर्णांक संख्या। तो आशा करते हैं यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया है। फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर, जिनमें से प्राकृत संख्या को आप देख पा रहे हैं कि प्राकृत संख्या को कितने वर्ग में विभाजित किया गया है। तो 2 वर्ग में, भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या। तो हम लोग जानने का प्रयास करते हैं कि भाज्य संख्या होती क्या है, भाज्य संख्या बोलते किसको है। तो देखते हैं भाज्य संख्या किसको बोलते हैं। भाज्य संख्या के बारे में अगर हम चर्चा करें तो भाज्य संख्या किसको बोलते हैं? तो भाज्य संख्या वैसे संख्या को बोलते हैं भाज्य संख्या जो खुद से और एक भाज्य संख्या किसको बोलते हैं? तो वैसे संख्याएं जो खुद से और एक के अलावा किसी अन्य संख्या से भी पूर्ण रूप से विभाजित हो जाती है, वैसे संख्या क्या बोलेंगे? भाज्य संख्या। जैसे अगर उदाहरण के माध्यम से हम लोग समझते हैं तो क्या हो जाएगी उदाहरण के माध्यम से। तो जैसे कोई संख्या अगर लेते हैं 6। अब 6 देखो, 6 से भागा पूर्ण रूप से हो रही है, 6 1 से भी हो रही है, और इसके अलावा खुद से और एक के अलावा देखो 6 3 से भी हो रही है, 6 2 से भी पूर्ण रूप से विभाजित हो जा रही है। तो ये संख्या क्या कहलाएगी? तो 6 क्या कहलाएगी? तो 6 एक भाज्य संख्या कहलाएगी। क्यों? क्योंकि वो खुद से और एक के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित हो रही है। देखो यहाँ पे 3 और 2 से विभाजित हो रही है, तो 6 को हम बोल सकते हैं ये क्या है? भाज्य संख्या। इसी प्रकार 4 को भी बोल सकते हैं भाज्य संख्या, 8 को भी बोल सकते हैं, 9 को भी बोल सकते हैं, 10 को भी बोल सकते हैं। ऐसे बहुत सारी संख्याएं जो भाज्य संख्या कहलाएगी, जो खुद से और एक के अलावा किसी अन्य संख्या से अगर पूर्ण रूप से विभाजित होती है तो उसको भाज्य संख्या हम लोग बोल सकते हैं। फिर आती है अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या किसको बोलेंगे? तो भाज्य संख्या का
उल्टा क्या कहलाता है? अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या वैसे संख्या है जो सिर्फ सिर्फ एक से और खुद से, सिर्फ एक से और क्या है? खुद से विभाजित होती है। एक से और खुद से सिर्फ विभाजित होती है वैसे संख्या क्या बोलेंगे? अभाज्य संख्या। जैसे हम चर्चा करें तो दो तो एक से विभाजित हो रही है दो बार में, और दो से विभाजित हो रही है। इसके अलावा दो और अन्य संख्या से नहीं विभाजित हो रही है। अगर देखा जाए तो दो कभी 3 से विभाजित पूर्ण रूप से नहीं होगी, दो 4 से पूर्ण रूप से विभाजित नहीं होगी। तो हम बोल सकते हैं कि दो क्या है? एक अभाज्य संख्या। इसी प्रकार अगर 5 के बारे में चर्चा करें तो 5 एक से विभाजित हो रही है, 5 से हो रही है, लेकिन 5 2 से नहीं हो रही है, 5 3 से भी नहीं हो रही है। तो क्या है? ये सिर्फ एक से हो रही है और 5 खुद से हो रही है। इसके अलावा अन्य संख्या से विभाजित नहीं हो रही। तो हम बोल सकते हैं कि अभाज्य संख्या किसको बोलेंगे? तो वैसे संख्या जो केवल एक से और खुद से विभाजित होती है उसको क्या बोलेंगे? अभाज्य संख्या। ठीक है, अब अगला बढ़ते हैं हम लोग पूर्ण संख्या के बारे में। पूर्ण संख्या किसको बोलेंगे? तो पूर्ण संख्या को दो वर्गों में विभाजित किया गया है। जैसे कि हम लोग पूर्ण संख्या के बारे में चर्चा कर चुके हैं पहले ही कि पूर्ण संख्या कहाँ शुरुआत होती है? तो जीरो से शुरुआत होती है, उससे संख्या क्या बोलेंगे? पूर्ण संख्या। अब आ रही है पूर्ण संख्या को दो वर्गों में विभाजित किया गया है, जिसमें से पहला वर्ग है क्या? सम संख्या। सम संख्या के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। सम संख्या आखिर होता क्या है इसके बारे में। सम संख्या के बारे में अगर सामान्यतः अगर जनरल बताया जाए तो सम संख्या वैसे संख्या बोलते हैं जिनकी जोड़ा होती है, जिनको हम लोग क्या दो बराबर भाग में विभाजित कर सकते हैं, आसानी से विभाजित कर सकते हैं। जैसे उदाहरण के माध्यम से हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। जैसे अगर 4 हो गया तो 4 को हम 2 और 2 में विभाजित कर सकते हैं। 6 हो गया, 6 3 और 3 में विभाजित हो सकता है। 8 हो गया, 8 को हम 4 और 4 में विभाजित कर सकते हैं। लेकिन अगर हम 3 को ले लें तो 3 को क्या हम दो भागों में विभाजित कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये क्या है? एक क्या है? जोड़ा संख्या नहीं है, इसको दो वर्गों में विभाजित नहीं कर पाएंगे। तो हम बोल सकते हैं कि 4 6 8 क्या है? एक क्या है? तो ये सम संख्या है। और 3 क्या है? तो ये 3 विषम संख्या है, क्योंकि इसको हम दो बराबर भागों में विभाजित नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ तक समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं हम लोग। सम और विषम हो गया। एक लास्ट टॉपिक है जिसका नाम है पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या को जैसा कि आप देख पा रहे हैं स्क्रीन में दो वर्गों में विभाजित किया गया है, जिसमें से पहला वर्ग है धनात्मक संख्या और दूसरा है ऋणात्मक संख्या। क्या है? ऋणात्मक संख्या। तो जितने भी प्लस में आते हैं, प्लस वाला संख्या क्या कहलाएगा? तो धनात्मक संख्या कहलाएगा। जैसे कहीं कहीं पे प्लस नहीं भी लिखा रहता है, डायरेक्ट लिखा रहता है, तो हम लोग को ये समझ लेना है कि कोई भी संख्या के पीछे यहाँ पे प्लस छिपा रहता है। तो क्या बोलेंगे? ये भी धनात्मक संख्या, ये भी और ये भी धनात्मक संख्या, 5 3 4। लेकिन कोई संख्या के आगे अगर घटाव का साइन दिया हुआ है तो ये ऋणात्मक संख्या कहलाएगी। तो आशा करते हैं कि आप लोग को धनात्मक और ऋणात्मक समझ में आ गया है, और जितने भी नंबर सिस्टम में बताएं संख्या के बारे में, वास्तविक संख्या के बारे में, तो आप लोग को समझ में आ गया है। और अगर समझ में आ गया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हम मेरा हौसला बढ़ाइए कि आगे हम नया कंटेंट लाएं और अच्छी अच्छी वीडियो लाएं और आपको एक नई टॉपिक के बारे में बताने का प्रयास कर पाएं। आज के लिए इतना ही।